हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। और आज जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कभी भी उन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर इनका आंसर गलत ही करके आते हैं। आज जब आप इन चीज़ों को समझ लें तो आप सब चीज़ें एग्ज़ाम में बिल्कुल सही करके आएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज के सेशन के लिए वो है वर्क, यानी कि कार्य। देखिए, कार्य को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कार्य करने के लिए किसी न किसी शक्ति की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी चीज़ पर आप जब कोई बल लगाते हो, बल लगाने पर वहाँ पर कोई जिस पॉइंट पर आप बल लगाते हो, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर ये पॉइंट या तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाता है या फिर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो कार्य कहलाता है। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है तो कार्य किया जाता है, यानी कि बॉडी पर कार्य किया जाता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है इस पॉइंट की, तो वो कार्य प्राप्त होता है। इसे हम इस तरह से कहते हैं। अब हमारे पास जब कार्य को डिफाइन करता है तो कार्य कहा जाता है, कार्य कहा जाता है फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है और उस डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस उस पॉइंट ने कवर की है, तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को कार्य कहा जाता है। यानी कि कार्य W बराबर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास। बट अगर हम कहीं पर फोर्स लगा रहे हैं, बट उस पॉइंट पर जिस पर हमने फोर्स लगाया है वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है यानी कि बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है, तो कार्य उस कंडीशन में हमारे पास ज़ीरो मिलेगा। सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ये है, अपने एग्जांपल के तौर पर हम बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने सर पर कोई वेट लेकर चलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और कोई जो व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो फोर्स यहाँ पर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो इसका सोल्यूशन देने के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस की डायरेक्शन में हमें फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है, घटक फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, सपोज कर लेते हैं हमें कोई भी फोर्स है, अगर हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम थीटा काउंट करते हैं, तो वो डायरेक्शन कॉस थीटा वाली ली जाती है, यानी कि ये एफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और जो डायरेक्शन अपोजिट होती है एंगल वाली, तो यहाँ पर लिया जाता है एफ साइन थीटा। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स नीचे लगा हुआ है, तो फोर्स को हम जब इस साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो ये आएगा एफ कॉस थीटा वाला पोर्शन आएगा। जब एफ कॉस थीटा वाला पोर्शन आएगा, इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, फोर्स भी हमने उसी डायरेक्शन में काउंट कर लिया है। अब फोर्स को अच्छे से समझने के लिए हम इसे परपेंडिकुलर ना मानकर कोई ऐसी डायरेक्शन मान लेते हैं। सपोज करते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है, कोई व्यक्ति है एक वेट को इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है, बट फोर्स उसने रस्सी से बांधकर अगर खींच रहा है तो फोर्स कुछ एंगल पे लगा हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल है, ये डी है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल पर इस फोर्स को इसका घटक निकालेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो आएगा एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास टोटल जो वर्क फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी डिस्प्लेसमेंट और इस वाले घटक की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम वर्क को इस वाली टर्म से डिफाइन ना करके कंप्लीटली जो डिफाइन करना होता है वो होता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, या फिर एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी कि
वर्क को डिफाइन करने के लिए आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो याद रखना है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो याद रखना है वो याद रखना है एफ डी कॉस थीटा। अगर वो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स उसी डायरेक्शन में है, तो आप सिंपल कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से हमें डेफिनेशन बनानी है। इट मीन्स अगर हमें डेफिनेशन बनानी तो सिंपल हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसी बिंदु पर लगने वाले बल और उस बिंदु पर आने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट of the point of application is called work। तो आपने बहुत आसानी से वर्क को डिफाइन कर दिया। वर्क को डिफाइन करने के लिए आप इसी तरह से हमेशा डेफिनेशन बताते हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को वर्क कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट की जब हम बात करते हैं तो फोर्स आपको पता है इसको मेज़र किया जाता है न्यूटन में, और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में। तो सिंपल हमारे पास जो वर्क की यूनिट प्राप्त होती है, जो हमें मिलती है, वो न्यूटन मीटर होती है। बट वर्क को हम मेज़र करने के लिए एक दूसरी यूनिट का यूज़ करते हैं जो कि न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है, न्यूटन मीटर को ही उसका नाम दिया गया है। यानी कि वर्क की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर, बट न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। तो आप इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज ना हो, वर्क को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है और जूल भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मात्रकों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि जूल किसके इक्विवेलेंट है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर को टिक करना होता है। तो जूल ऊपर क्वांटिटी लिखी होगी, नीचे आपके पास ऑप्शन 4 दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। और ये कब पता होगा, जब आपको ये डेफिनेशन मालूम होगी। तो आप इसको याद रखने की कोशिश करिएगा ताकि आप एग्जाम के अंदर इसको गलत नहीं करें। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं पावर की। जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर को कहा जाता है हिंदी में शक्ति। शक्ति को डिफाइन करने के लिए देखिए, जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो पावर हमें कैसे डिफाइन होती है, कार्य करने की दर, यानी कि जिस रेट से हम कार्य करते हैं, यानी कि दर को हमें लिया जाता है टाइम को काउंट करने के लिए। टाइम कहलाती है दर, टाइम के रेस्पेक्ट में हम दर काउंट करते हैं यहाँ पर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है P बराबर W/T। तो यहाँ पर कार्य की डेफिनेशन, और हमारे पास W जो होता है, W को हमने मेजर किया अभी जूल में, और टाइम होता है सेकंड में। तो जूल पर सेकंड, पावर को आप मेजर करते हैं जूल पर सेकंड में। तो जूल पर सेकंड को एक और नाम दिया गया है पावर को मेजर करने के लिए, इसे कहा जाता है वाट। वाट एक पावर की बहुत छोटी यूनिट होती है, इसके लिए बड़ी बड़ी यूनिट का यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन बहुत हैवी लेवल पर किया जाता है, और हम इसके लिए किलो, मेगा और इस तरह की और बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं, जो कि आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेंशन भी किया था, बताया भी था। सो पावर को डिफाइन करने के लिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, आप इसे याद आराम से कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसकी हमारे पास यूनिट जो होती है वो होती है वाट, और बड़ी यूनिट इसकी यूज़ कर सकते हैं हम किलोवाट। इसकी एक और यूनिट बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसे कहा जाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में हमारे पास होते हैं
735.5 वाट होते हैं, यानी कि इतने वाट एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। और 1 किलोवाट में हमारे पास 1000 वाट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 किलोवाट में हॉर्स पावर फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपल इस हॉर्स पावर वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.36 हॉर्स पावर, यानी कि 1 किलोवाट में हमारे पास 1.36 हॉर्स पावर होते हैं। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बहुत बार पूछा जाता है और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है बात एनर्जी की। देखिए एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमने वर्क को डिफाइन किया, पावर को डिफाइन किया, अब एनर्जी को डिफाइन करना है। पावर को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब यहाँ पर अगर कैपेसिटी यानी कि क्षमता की बात की जाए, कार्य करने की क्षमता को, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो सिंपल यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी हम बता सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। अब हमें इसके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी देखना होता है कि कैसे लिया जाता है। देखिए एनर्जी हमारे पास अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। हम अगर ये स्थितिक या फिर गतिक के रूप में हम इसे देखें तो स्थितिक और गतिक रूप में या फिर स्टेशनरी और डायनेमिक रूप में, डायनेमिक होती है 1/2 mv²। इट मीन्स अगर कोई मास m वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी होती है 1/2 mv²। अगर कोई मास m अर्थ से h हाइट पर है, h हाइट पर है तो इसकी एनर्जी होती है mgh, जहां पर g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है इसको, तो mgh। और एनर्जी को जो मेज़र किया जाता है वो मेज़र किया जाता है जूल में। तो आप यहां देख पा रहे हैं जूल यूनिट हमारे पास किसकी थी, वर्क की यूनिट भी जूल थी। तो यानी कि दो हमारे पास क्वांटिटी ऐसी हो गई है, एनर्जी एंड वर्क। यानी कि एनर्जी क्या है, एनर्जी अगर आप देखिए एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज़ है। आप अगर कुछ काम करते हैं तो अपनी एनर्जी पूरी उसमें कन्वर्ट करना है ना, तो यानी कि वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है वो चीज़। यानी कि एनर्जी और वर्क दोनों एक ही चीज़ है, एक ही यूनिट इसके लिए यूज़ होती है जूल। जूल एनर्जी के लिए भी यूज़ हो रही है यूनिट और वर्क के लिए भी जूल यूज़ हो रही है। तो यानी कि दो क्वांटिटी ऐसी हो गई हैं जिनका आप यूनिट जो है जूल यूज़ करते हैं। अब जूल जो है बहुत छोटी यूनिट होती है, इसके लिए हम बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं, वो होती है मेगा जूल। तो मेगा में आपको बताया गया था 10⁻⁶ होते हैं, तो 10⁻⁶ जूल आप काउंट करते हैं। 1 मेगा जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग मेजरमेंट भी किया जाता है, इसकी अलग एनर्जी को कैलोरी में भी मेज़र किया जाता है, किलो कैलोरी में मेज़र किया जाता है। कैलोरी और किलो कैलोरी इसकी थर्मल यूनिट्स होती हैं। थर्मल यूनिट को भी हमें डिफाइन करना होता है, उसकी भी डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है। तो चलिए थर्मल यूनिट को भी डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं कैलोरी की, कैलोरी क्या होता है, कैलोरी होता है जब किसी 1 ग्राम वाटर यानी कि पानी का तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है वही क्या कहलाती है, कैलोरी कहलाती है। यानी कि जब हम ग्राम की बात करें 1 ग्राम वाटर की तो वो कैलोरी बनाएगी, और जब हम किलोग्राम की बात करें 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हमें तापमान, तो वो किलो कैलोरी होता है। तो डिफाइन कैसे करते हैं,
द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 gram water through 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 ग्राम वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरी और ग्राम कैलोरी। अगर आप इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किलो कैलोरी की डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो किलो कैलोरी के लिए हो जाता है 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर किलो कैलोरी और कैलोरी में हमें यहाँ पर जूल में और कैलोरी में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 1000 कैलोरीज होती है यानी कि 1 किलो कैलोरी है वो हो जाएगा 4200 जूल। कहीं कहीं पर ये स्पेसिफिक भी किया जाता है कि 4.18 जूल या फिर 4182 जूल। ये डेसिमल वैल्यूज़ को हम राउंड फिगर में लेकर इस तरह से बताते हैं या फिर यहाँ पर स्पेसिफाई ही किया जाएगा तो आप ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, तो समराइज़ करके आपको हमेशा के लिए वो याद रहेंगी। चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने बात की वर्क की, फिर बात की हमने पावर, फिर की एनर्जी की। वर्क को हमने यूनिट दी जूल, एनर्जी की भी यूनिट क्या है जूल, पावर थी हमारे पास जूल पर सेकंड और इसको अलग नाम दिया था वाट। तो देखिए जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट होता है। अगर आप यहां पर जूल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेकंड इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड, यानी कि जूल किसके इक्विवेलेंट हो जाता है वाट सेकेंड। यानी कि अगर आपको एनर्जी को मेजर करना है तो जूल इक्विवेलेंट किसके होता है वाट सेकेंड के, यूनिट इक्विवेलेंट किसके होती है जूल वाट सेकेंड के इक्विवेलेंट होती है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद रख लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। आपको बताया गया था 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट, किलोवाट में होते हैं 1000 वाट बराबर, तो 1000 वाट बराबर हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। अब 1000 जूल पर सेकेंड यानी कि वाट बराबर है। अब हम इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 735.5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 1.36 हॉर्स पावर, और कभी कभी इसमें मीट्रिक भी लिखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमारे पास है किलोवाट। हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए हमने इसमें आर से मल्टीप्लाई किया है तो 1 किलो वाट में कितना होता है 1000 और आवर में 3600, ये सेकेंड्स होते हैं। तो ये हो गया वाट सेकेंड, 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। अगर आप इसको यहां पर देखिए 2 जीरो हैं, ये 3 जीरो हैं, 10 की पावर 5 तो यही हो गया ऑलरेडी, लेकिन ये 36 है। 36 में आप क्या लिख लेते हैं इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आ गया, ये आ गया वॉट
सेकेंड, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड। और जूल, और हमें मालूम है 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4182 और 0 राउंड फिगर में लेते हैं 4180 वाट सेकेंड। तो देखिए 1 किलो कैलोरी और 1 किलो वाट आवर, ये दोनों चीज़ बराबर हुई ना। अब ये बराबर हुई है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1 किलो कैलोरी में कितने किलो वाट आवर होते हैं, या फिर 1 किलो वाट आवर में कितने कैलोरी होते हैं। तो आप क्या सिंपल इसको अगर आप इक्वल रखते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड और जूल इज इक्वल टू किसके होगा 4180 जूल के। और ये हमारे पास चल रही है यहाँ पर किलो कैलोरी में बात, यहाँ पर चल रही है किलो वाट आवर में। तो हमें फाइंड आउट करना है किलो कैलोरी के टर्म्स में। तो आप अगर किलो कैलोरी फाइंड आउट करने चाहते हैं कितने किलो कैलोरी होते हैं इसके अंदर, तो 1 किलो वाट आवर बराबर आपके पास होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 4180, और ये वैल्यू जाती है आपके पास 860 किलो कैलोरी। तो आपको सिंपल याद रखना है 1 किलो वाट आवर में कितने किलो कैलोरी होते हैं 860 किलो कैलोरी, या फिर 1 किलो कैलोरी में कितने वाट होते हैं तो 860 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो 1 किलो कैलोरी में आपके पास होते हैं 1/860 किलो वाट आवर। टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब हम सिंपल सी कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं एक वोल्टेज V। जब इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है I सपोज कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है R। तो हमारे पास ओम के नियम से क्या होता है V इक्वल टू I R। देखिए जब आपने इस पर वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें करंट फ्लो हुई, तो इसमें कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, इसके अंदर खर्च हो जाती है। उस खर्च एनर्जी को, तो खर्च कहाँ एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कहा जाता है ना तो आप किसी ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उसका कन्वर्जन हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन किस चीज़ में हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी एक्सपेंड हुई है उसकी वजह से ये एक्सपेंडेड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग एनर्जी में, और वही क्या कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आप इसको क्या करना है, अगर आपने कोई एक कंडक्टर है उस पर वोल्टेज V लगाई है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आने के लिए यानी कि जो एक्सपेंडेड पावर है वो पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, W इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और हमारे पास पावर यहाँ पर होती है P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ पर क्या आएगा V इंटू आई इंटू टी। इट मीन्स आपके पास जो एनर्जी इसमें एक्सपेंड हुई है उसकी वैल्यू कितनी आती है V इंटू आई इंटू टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी एक कंडक्टर पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो करंट फ्लो होने की वजह से उसमें जितनी एनर्जी एक्सपेंड होती है दैट इज़ वी आई इंटू टी। और ये हमारे पास होता है V इक्वल टू आई आर, आपको ऑलरेडी मालूम है होता है। तो V की वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और यही हमारे पास जूल्स लॉ भी कहलाता है। अब जूल्स लॉ को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं, तो यानी कि जूल्स लॉ को आप डिफाइन करने के लिए आप सिंपल यहाँ देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी, यहाँ पर ये तीनों टर्म्स हैं, तो आप डिफाइन कैसे करते हैं, तो जूल्स लॉ को आप डिफाइन करते हैं। देखिए ये यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटेड है, इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होगी, जो हीट प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जूल के अकॉर्डिंग हम जो इसको डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट।
heat proportional is directly proportional to the resistance of the conductor and the heat produced is directly proportional to the time for which current is flowing through the conductor R। तो यहाँ से इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो ये आ जाता है हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहाँ पर आपको हीट किलो कैलोरी में या कैलोरी में फाइंड आउट करनी होती है। आपको पता है 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4180 जूल। तो आपको अगर इसे किलो कैलोरी में फाइंड आउट करना होता है, आप सिंपल इस वाली टर्म से आप उसको डिवाइड कर देते हैं, आपके पास जो हीट है वो किलो कैलोरी में फाइंड आउट हो जाती है। तो सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे आपको और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराए जाएंगे, तब आप इसे अच्छे से और ज़्यादा समझ पाएंगे। सो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज सर्किट। देखिए सीरीज और पैरेलल सर्किट हमारे पास कहते किन्हें हैं वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए जब हमारे पास ये एक सर्किट कंसीडर कर लेते हैं हम, उसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं R1 और R2। तो इस R1 R2 में एक कॉमन वोल्टेज लगाई गई है। इस वोल्टेज को लगाने पर यहाँ से करंट फ्लो होती है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर कोई और इसके पास रास्ता नहीं है। करंट R1 में से भी और R2 में से भी सेम ही जा रही है। तो जब किसी सर्किट में करंट सेम होती है तो वो सर्किट क्या कहलाता है? सीरीज सर्किट कहलाता है। यानी कि जिस सर्किट में करंट सेम होती है वो सीरीज सर्किट कहलाता है। पैरेलल की बात हम आगे करेंगे। तो देखिए लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप जो होता है आई इंटू आर के इक्वल होता है। यहाँ पर R1 और R2 है लेकिन करंट सेम है, तो यहाँ पर जो V1 होगा वो क्या होगा? I इंटू R1 और V2 होगा I इंटू R2। तो हम सपोज यही कर रहे हैं, हमें इसकी कैलकुलेशन भी करनी है और बिल्कुल एज इट इज़ आपको जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें भी करनी होती है। हम ये कंसिडर करेंगे कि माना हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है? I है, उस पर लगा वोल्टेज V है। तो अगर हमारे पास ये अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप इन पर आता है तो इनकी वोल्टेज हम दिखाएंगे ये और फिर इनका कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा अब सपोज कर लेते हैं, सपोज ये हमारे पास 50 वोल्ट हैं तो एक्स्ट्रा तो कहीं से नहीं आएगा, तो 50 में से ही तो इनके पास बंटवारा होगा। जब इनके पास 50 में से बंटवारा होगा, डिवीज़न होगा, तो यहाँ पर सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज डिवीज़न होता है। सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज डिवीज़न होता है। तो वोल्टेज डिवीज़न जब होगा 50 में, सपोज कर लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस भी अलग अलग वैल्यूज़ के हो सकते हैं। सपोज ये हैवी रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा हल्का रेजिस्टेंस है, ये सपोज कर लेते हैं हम 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। तो देखिए ये वोल्टेज को एक तरह से अपने फूड की तरह यूज़ करता है। तो जितना हैवी जो रेजिस्टेंस होता है उतना वोल्टेज भी वो अपने ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उतना ही वोल्टेज भी वो लेता है। तो हमारे पास क्या है? जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज वो खाने का काम करेगा उसको। इसका मतलब ये कि जितना रेजिस्टेंस कम है उतना वोल्टेज भी इसका पार्ट जो है वोल्टेज का वो उतना पार्ट लेगा अपने अकॉर्डिंगली, और बाकी बचा हुआ पार्ट वो आगे भेज देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो दूसरे पर चला जाएगा। तो यानी कि वोल्टेज डिवीजन होता है सीरीज सर्किट में और करंट इसमें सेम रहती है। तो हमने यहाँ क्या कंसिडर किया? सपोज कर लेते हैं जो V1 है हमारे पास वो है रेजिस्टेंस R1 का वोल्टेज ड्रॉप। तो हम अलग अलग सपोज कर लेते हैं इनके R1 R2 का वोल्टेज ड्रॉप है हमारे पास V1 इक्वल टू होगा, जैसे हमने बताया अभी I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। अब ये कंडीशन थी जब हमारे पास दो रेजिस्टेंस अलग अलग लगे हुए थे एक ही सर्किट के अंदर। हम सपोज कर लेते हैं इनका एक कॉम्बिनेशन कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस है R, करंट तो सेम ही रहेगी क्योंकि वोल्टेज हमारे पास क्या है? सेम लगाई हुई है हमने। तो इसका इक्विवेलेंट हमने R कंसिडर कर लिया। R अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो I करंट फ्लो होने पर इस पर जो टोटल वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? V इक्वल टू क्या होगा? I इंटू R। ये इक्वेशन हमारे पास 1 आई थी, ये 2 आई थी, इसको सपोज 3 कर लेते हैं।
अब ये जो वोल्टेज था वही तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा था, तो यानी कि ये वोल्टेज दोनों के इक्वल होगा, दोनों का समीशन के इक्वल होगा, यानी कि ये वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों वोल्टेज के इक्वल होगा। तो हमारे पास V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, और V1 हमारे पास क्या है I इंटू R1, और ये क्या है I इंटू R2। यहाँ से हमारे पास हमने निकाली V की वैल्यू I इंटू R। देखिए I दोनों तरफ से कॉमन है और क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू यहाँ से I इसमें से कॉमन लेके आप कट कर देंगे, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आपने यहाँ देखा कि जब आप सीरीज सर्किट यूज़ करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट आपके पास दोनों रेजिस्टेंस का समीशन होता है। तो आपके पास कोई भी वैल्यूज, आपको कितनी भी वैल्यू दी गई हो, अगर आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल जितने भी सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको सिंपल ऐड कर देना होता है। देखिएगा सपोज आपके पास है, हमारे पास 1 2 और 3, ये सभी जितने भी रेजिस्टेंस हो आपके पास सबके लिए जनरलाइज हो चुका है। सपोज यहाँ 2 3 और 5 हैं, तो आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो 2 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 और 3 8 और 2 10। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10, यानी कि 10 ओम, तीनों का समीशन। एक चीज़ और है बताने वाली जो कि आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए नहीं, पैरेलल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका अपोजिट पैरेलल में यूज़ होता है। देखिए 2 3 5 यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो 10 आया है। देखिए अलग अलग इंडिविजुअली जब हम इनकी वैल्यू देखते हैं तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, 5। तो सीरीज कनेक्शन में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 4.35 इस तरह की वैल्यू दी गई हो, 3.45 इस तरह की कोई समीशन वैल्यू दी गई हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। और ये 3.72 और ये 5.45 है, सपोज आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, और आपके पास, मैं ये रैंडमली लिख रहा हूँ, कोई कैलकुलेटर नहीं है, 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो इनमें से 3 वैल्यू जो हैं, ये वैल्यू आपके पास दे रखे हैं 4.35, 4.54, 6.32 और 5.45 या 16.75। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 3 वैल्यू जो है ये बड़े से बड़े रेजिस्टेंस इससे भी छोटी हैं, बस एक वैल्यू ये बड़ी है, तो आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। दिस इज द ट्रिक टू टेक लेस टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप जब इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सर्किट है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट को देख लेते हैं। जब आप पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट में आपके पास हम 2 ही रेजिस्टेंस का एग्जांपल लेंगे। सपोज कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस है दूसरा R2, R1 एंड R2। आपको इसकी जो थ्योरी लिखनी है वो सिंपल इस वे में लिखनी है कि लेट अस कंसीडर 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल वे R1 एंड R2 एंड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब कि साइमल्टेनियसली दोनों का जो एक किनारा है वो वोल्टेज का एक सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से करंट फ्लो होती है तो करंट जब आगे जाएगी तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से आपको पता चला कि पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन होता है। पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन होता है। यहाँ पर वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर सेम लगा हुआ है। R2 पर भी वोल्टेज V है और R1 पर भी वोल्टेज V है। तो यहाँ पर करंट अलग अलग है। तो यहाँ से टोटल जो करंट आई थी वो I है। I यहाँ से चली है और सपोज कर लेते हैं R1 में जाती है I1 और R2 में जाती है I2। I1 यहाँ गई और I2 यहाँ गई, ये दूसरा पाथ हो गया, ये इसका दूसरा वाला पाथ हो गया। तो इस पाथ के लिए I1 है, इस पाथ के लिए I2 है। तो देखिए, और ये आपको ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम का है और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है। तो जहाँ पर आपको बताया गया था
सबसे पहले वीडियो में इस सब्जेक्ट के सबसे पहले वीडियो में आपको बताया गया था, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ से करंट कम फ्लो होती है। तो करंट अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इसमें से कम जाएगी, और अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट इसमें से कम जाती। तो जो भी रेजिस्टेंस कम होता है करंट उधर से ज़्यादा जाती है, यानी कि इसका पोर्शन ही होगा वो। सपोज ये 10 एम्पियर की है, 10 एम्पियर में से सपोज यहाँ 5, ये 10 ओम का है, बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से 7 एम्पियर चली जाएगी और यहाँ से 3। ये आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे एट रैंडम सपोज करके बता दी गई है, अदरवाइज वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं हम। चलिए हम देखते हैं, जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है करंट डिवीज़न। तो करंट आप इसकी अलग अलग निकालते हैं। सपोज कर लेते हैं आपके पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और आपके पास जो I1 है वो होगी I1 इक्वल टू V/R होता है, और ये R1 के लिए है तो R1 हो जाएगा, क्योंकि V हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो इक्वेशन नंबर 1। I2 इक्वल टू होगा V/R2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सपोज कर लेते हैं इन दोनों के जगह पर एक टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। करंट हमारे पास I टोटल उतनी ही आएगी और रेजिस्टेंस और वोल्टेज ये हमारे पास कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो हम करंट की वैल्यू अगर इस सर्किट में निकालें, ये इनका इक्विवेलेंट है तो R, तो यहाँ पर टोटल करंट है I इक्वल टू V/R, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये टोटल करंट I इस केस में भी है, टोटल करंट I इस केस में भी है, I ही तो डिवाइड हो रही है आगे जाके, तो ये टोटल I1 और I2 के इक्विवेलेंट होगी। I इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2, और I की वैल्यूज ये हमें सब मालूम है, तो I इक्वल टू है V/R इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2। यहाँ से V कॉमन आएगा और V क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो वो उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपको इसका व्युत्क्रम ही फाइंड आउट करना होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट का, उसका व्युत्क्रम उन दोनों रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि रेसिप्रोकल के समेशन के इक्वल होता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, आप इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा तो R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा R1 R2, इसका आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ R2 प्लस R1 हो जाएगा, R1 प्लस R2, और ये 1/R है। तो R की वैल्यू जो आती है वो आती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सिंपल आपको क्या करना होता है, अगर किसी दो रेजिस्टेंस का आपको पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है तो आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और दोनों का समीशन उससे डिवाइड करके आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है 15 और 10। आप इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा 150 और ये 10 प्लस 15, ये आ गया 25/150। जब आप इसका फाइंड आउट करते हैं 25 का 150 होता है, 1/6 आ गया, तो यानी कि 1/R की वैल्यू आई। लेकिन स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं, इट मीन्स इट्स अ बिग मिस्टेकन पॉइंट। आप जब कैलकुलेशन करते हैं ये वाली वैल्यूज़ आप हमेशा एज इट इज़ रख के आ जाते हैं और 1/6 की वैल्यू जो भी आती है आप उसे आंसर करके आ जाते हैं। इसको उल्टा करना वो भूल जाते हैं, हमेशा ये मिस्टेकन पॉइंट होता है। तो उल्टा करने का झंझट ही खत्म हो जाए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तो आप वैसे तो R की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी, लेकिन आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 15 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आप इस वाले मेथड को हमेशा फॉलो करें, आपको एडवाइस दी जाती है। इस वाले से अगर आप करेंगे तो ये मिस्टेकन पॉइंट रहता है कि आप उसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, आप उसको उल्टा करना, विपरीत करना भूल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सबसे बड़ी बात है कि करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल सर्किट में। अब हमारे पास क्या है,
जो इसका इक्विवेलेंट आता है वो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपके पास, ये आपके पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है 10, 5, 25, 50, 16, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। और सपोज आपके पास ऑप्शन में दे रखा है 2, 3, 4, यहाँ है 9, 15, 26, 45, ठीक है, ऑप्शन ये है आपके पास। तो आपको आंख बंद करके ये 3 ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देना है, इन्हें एलिमिनेट कर देना है। और ये कैसे होता है, देखिए जो सीरीज सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होता है बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा मिलता है। इसी तरह से हमारे पास जो पैरेलल सर्किट आता है, तो पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट हमें प्राप्त होता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा प्राप्त होगा। तो आपको इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जब आप बड़े से बड़ा सर्किट सॉल्व कर लेते हो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं बहुत सारी ब्रांचेस, तो आपका इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बताना है, छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा बताना होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल ही एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आपके वो क्लियर हैं तो आप बहुत सारे चीज़ों को बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आगे और बढ़ाए जाएंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड थैंक यू।